गुड आफ्टरनून गाइस, मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम लोग पृष्ठ रसायन बोलते हैं। उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के लिए कम से कम 3 से 4 नंबर दिलाएगा, और इस यूनिट का 90% पार्ट यही है। साथियों, इसका नाम है कोलाइड्स। ये कोलाइड्स सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर के मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। चलिए साथियों, सबसे पहले हम जान लें कि ये कोलाइड है क्या। तो मैंने आपके सामने बोर्ड पर डिफिनीशन को लिख रखा है। आप सबसे पहले डिफिनीशन को पढ़ने का प्रयास करें, इसको समझें, उसके बाद मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा। साथियों, कोलाइड आप हेडिंग लगा लें अपनी कॉपी पर। कोलाइड की जो डिफिनीशन है, सबसे पहले उसको देखते हैं। कोलाइड एक पदार्थ नहीं है, परंतु पदार्थ की एक अवस्था है जो कण किसी भी रूप में हो सकते हैं, जो कणों के आकार पर निर्भर करती है। साथियों, कोलाइड पदार्थ नहीं है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझिए ताकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें। कोलाइड पदार्थ नहीं है, बल्कि पदार्थ की एक अवस्था है जो किस पर निर्भर करती है, जो पदार्थ में उपस्थित कणों के आकार पर निर्भर करती है। कोलाइड को हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। यही डिफिनीशन इंग्लिश में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कोलाइड्स इज नॉट अ सब्सटेंस बट इट इज अ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। कोलाइड इज नॉट ए सब्सटेंस बट इट इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। पदार्थ नहीं है, पदार्थ की एक अवस्था है जो किस पर निर्भर करती है, जो पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है, वह कोलाइड है। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया आपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आप लोगों को इसके द्वारा इसको किस तरीके से सिंपली मैं डिफाइन करूंगा, आप लोग ध्यान से देखें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब साथियों, हम लोग कैसे समझेंगे कोलाइड को, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा, आपको बस ध्यान से वीडियो को कंप्लीट देखना है, बीच में कहीं पर भी स्किप नहीं करना। मैं यहां पर कुछ लाइन को खींच रहा हूं, और एक तरफ जो मैंने लाइन खींची है, मैं यहां पर नमक का घोल लेता हूं, नमक प्लस पानी। साथियों, एक एक बात को आप लोग ध्यान से देखना। मैं नमक और पानी को लेता हूं, दूसरी तरफ मैं यहां पर जो दूसरा हिस्सा है वहां पर मैं दूध या फिर क्रीम को आप ले सकते हैं, या फिर आप रक्त को ले सकते हैं। मैं 3 चीजों को आप एग्जाम्पल के रूप में प्रयोग करता हूं। आप किसी भी चीज को एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। तो एक तरफ नमक और पानी हो गया, दूसरी तरफ दूध, क्रीम या रक्त हो गया, और तीसरी तरफ बच्चों मैं मिट्टी और पानी का घोल लेता हूं, मिट्टी तथा पानी। समझना, जो बातें मैं बता रहा हूं एक एक पॉइंट को समझना। अब ये 3 चीजें अपने पास हो गई, नमक और पानी का घोल, दूध और रक्त, क्रीम और मिट्टी तथा पानी। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं नमक के घोल की बात करूं, साथियों अगर मैं नमक के घोल की बात करूं, तो जो नमक के कणों का जो आकार होता है, नमक के कणों का जो आकार है नमक के घोल में, तो वह आकार बच्चों 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। ध्यान देना मेरी बात को जो मैं बता रहा हूं। नमक के घोल में नमक के कणों का जो आकार है वह 1 नैनोमीटर से कम होता है। एक बात और बता दूं मैं आपके लिए कि 1 नैनोमीटर बराबर, साथियों इसको नोट कभी कर लेना, 10 की पावर -9 मीटर। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखना। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर। यहां तक सारी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं साथियों, मैं दूध
क्रीम या रक्त की अगर बात करूं तो इसमें जो कणों का आकार होता है, जो कणों का आकार है बच्चों, भाई 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। कितना मैंने बताया आकार, बस आकार को ध्यान रखना है, क्योंकि जो कोलाइड हम लोग पढ़ रहे हैं मैं पहले बता चुका हूं, वे पदार्थ नहीं है, वो पदार्थ की एक अवस्था है जो किस पर निर्भर करती है, जो कणों के आकार पर निर्भर करती है। तो फिर से एक बार देखिएगा, नमक के घोल में नमक के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर मैंने कितना बताया, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। दूध, क्रीम या रक्त की मैं बात करूं तो इसमें जो कणों का आकार है बच्चों वह 1 नैनोमीटर से तो अधिक होता है, लेकिन 1000 नैनोमीटर से कम होता है। यानी जो रेंज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। तीसरी तरफ मिट्टी और पानी का घोल है। मिट्टी और पानी के घोल में जो कणों का आकार होता है वह 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, 1000 नैनोमीटर से अधिक, 1000 नैनोमीटर से अधिक। अब आप देख रहे हैं 3 कैटेगरी बट गई। एक कैटेगरी ये रही जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम, एक कैटेगरी ये रही जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 1000 नैनोमीटर से कम, और एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें कणों का जो आकार है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। आइए हम लोग कुछ आगे के पॉइंट को पहले क्लियर करें, फिर मैं बताऊंगा कि ये तीनों क्या क्या कहलाएंगे। देखिएगा, अब अगर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम है, अगर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम है बच्चों, तो आप देखेंगे कि जब हम लोग, मैं यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं, आप जरा ध्यान से देखना। मेरे पास ये गिलास है और जब इस गिलास में बच्चों आप देखेंगे कि हम लोग नमक और पानी के घोल को अगर इसमें भर देते हैं, नमक और पानी के घोल को इसमें रखते हैं, नमक को आपने घोल दिया, तो नमक जब पानी में घुल जाएगा तो घुलने के बाद आप चाहे ऊपर से इस घोल का टेस्ट करें, इसको चख करके देखें, चाहे बीच की अवस्था को आप चख करके देखें, चाहे अंत की आप अवस्था को चख करके देखें, तो कहीं से भी आप इसका टेस्ट लेकर के देख सकते हैं। प्रत्येक स्थान से इसका जो टेस्ट है वो एक जैसा रहने वाला है। अर्थात ये जो अवस्था आप देख रहे हैं ये समांगी अवस्था आपको प्राप्त होगी। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट और भी क्लियर करता हूं कि ये जो अवस्था आप देख रहे हैं ये कैसी अवस्था होगी बच्चों, ये आपकी समांगी अवस्था होगी। पॉइंट को नोट करते रहना, ये कौन सी अवस्था होगी बच्चों, तो ये आपकी समांगी अवस्था होगी। कहां पर समांगी अवस्था मैंने बताई, जहां पर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम है। मैं दूसरी अवस्था की बात करूं, दूध, क्रीम और रक्त की, तो जैसे मैं अगर रक्त की बात करूं तो आपको पता होगा कि जो रक्त होता है इस रक्त में आरबीसी भी होती हैं और इसमें डब्ल्यूबीसी भी होती हैं, लेकिन कहीं पर आरबीसी की संख्या ज्यादा, कहीं पर डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा। आप कभी भी ब्लड का टेस्ट कराएंगे तो डॉक्टर आपसे कह सकता है कि आपकी आरबीसी ज्यादा है या आरबीसी कम है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा है या डब्ल्यूबीसी कम है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, वो कम या ज़्यादा रहती है। तो जब कम या ज़्यादा रहेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फिर जो हम लोग देखना चाहें, जो अवस्था हम लोग देखना चाहें, फिर वो समांगी नहीं होगी। चूंकि मात्राएं समान नहीं तो अवस्था फिर कौन सी आपको प्राप्त होगी, तो बच्चों अवस्था आपको यहाँ पर जो प्राप्त होने वाली है वह विषमांगी प्राप्त होने वाली है। ये जो अवस्था आपके लिए प्राप्त होगी ये कौन सी प्राप्त होगी, विषमांगी प्राप्त होगी। इसी प्रकार दूध की बात करूं, इसी प्रकार मैं क्रीम की बात करूं, तो इसमें भी जो कण होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दूध, क्रीम और रक्त ये भी विषमांगी होता है। मैं अगर मिट्टी और पानी की तरफ चलूं
तो आपने देखा होगा मिट्टी को आप पानी में घोलिए, मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। मिट्टी अलग नीचे तली में बैठ जाएगी और पानी अलग। क्या ऐसी स्थिति में ये समांगी अवस्था होगी? नहीं होगी। ये कैसी अवस्था हो जाएगी बच्चों? ये अवस्था विषमांगी हो जाएगी। ये कैसी अवस्था हो जाएगी बच्चों? ये अवस्था हो जाएगी विषमांगी। तो इस तरीके से आप देखना, दो कैटेगरी मैंने आपके लिए बांट करके बताई। पहली मैंने कण के आधार पर इनको बांट दिया, दूसरा मैंने इनकी प्रकृति के आधार पर बांट दिया कि 1 नैनोमीटर से कम ये जो आपने पार्ट देखा ये समांगी है, रक्त, दूध, क्रीम ये विषमांगी है, और मिट्टी तथा जो पानी का जो मिश्रण है बच्चों वह भी विषमांगी है। मैं एक और बात आपके लिए बताता हूं, एक और कंडीशन आप देखिएगा। तीसरी कंडीशन को हम लोग चलाते हैं, फॉलो करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या रहने वाली साथियों? देखिए, अगर मैं इस अवस्था की बात करूं जहां पर कणों का जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से भी कम है, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम है, तो पहली बात तो हम लोग इसको नग्न आंख से नहीं देख सकते। मैं यहां पर पॉइंट बनाता हूं, आप अपनी कॉपी पर लिखते भी रहना। नग्न आंख से हम लोग नहीं देख सकते, नग्न आंख से नहीं देख सकते। और नग्न आंख ही नहीं, हम लोग अगर अति सूक्ष्मदर्शी का भी प्रयोग करें बच्चों, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, अगर हम लोग अति सूक्ष्मदर्शी का भी प्रयोग करें तब भी हम लोग नमक और पानी का जो घोल है जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम है, इसमें हम लोग कणों को नहीं देख सकते, ना ही अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं और ना ही हम लोग अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देख सकते हैं। क्लियर? मैं बात करूं अगर दूध, क्रीम और रक्त की, तो यहां पर मैं आपके लिए बता दूं कि हम लोग यहां पर नग्न आंख से तो नहीं देख सकते, हम लोग यहां पर नग्न आंख से तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम लोग अति सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें, लेकिन अगर हम लोग अति सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें, पॉइंट को नोट करते रहना बच्चों, अगर हम लोग अति सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तब हम लोग इसमें कणों की उपस्थिति देख सकते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, अगर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक है तो हम लोग उनको नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। दो बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम लोग तीसरी अवस्था की, जहां पर कणों का जो आकार है बच्चों वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आंखों से ही, मैं यहां पर नोट किए देता हूं, हम लोग नग्न आंखों से ही कणों को देख सकते हैं। नग्न आंखों से कणों को देख सकते हैं। नग्न आंखों से कणों को देख सकते हैं। तो साथियों हमने देखा अभी आपने कि हमने 3 प्रकार से, एक नमक और पानी के घोल को लेकर के, दूध, क्रीम और रक्त को लेकर के, मिट्टी और पानी को लेकर के मैंने 3 कैटेगरी बांटी, उनकी कुछ विशेषताएं आपके लिए बताई। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो आप नमक और पानी का घोल देख रहे हैं जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम है बच्चों, इसको नाम दिया जाता है विलयन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है विलयन। क्लियर? अगर आपसे कोई विलयन में उपस्थित कणों का आकार पूछे, विलयन में उपस्थित कणों का आकार पूछे, तो विलयन में उपस्थित कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। कैसी प्रकृति होती है? समांगी होती है। क्या हम लोग नग्न आंखों से उसमें कणों को देख सकते हैं? तो ना नग्न आंखों से देख सकते हैं, ना अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। क्लियर होगी बात? आगे बात करते हैं। ये जो कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर आप देख रहे हैं बच्चों, ये अवस्था, मैंने बोला पदार्थ नहीं है, पदार्थ की एक अवस्था है जो कणों के आकार पर निर्भर करती है। अगर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है बच्चों, तो उसको हम लोग नाम देते हैं कोलाइड।
उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है कोलाइड। तो अब आप कोलाइड समझ गए होंगे कोलाइड क्या है। तो कोलाइड पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें कणों का जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। क्लियर हो गई बात? अभी मैंने परिभाषा क्या बताई थी कि कोलाइड पदार्थ नहीं है, पदार्थ की एक अवस्था है ये जो कणों के आकार पर निर्भर करती है। और अब यहीं से परिभाषा मैंने रिपीट कर दी, मैंने चेंज कर दी परिभाषा कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है, तो वह अवस्था कोलाइड कहलाती है। यहां तक सब क्लियर? आगे की बात सुनिए। तीसरी जो बात मैं बता रहा हूं, मिट्टी और पानी की बात कर रहा हूं, जहां पर कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। तो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा इस अवस्था को बच्चों नाम दिया जाता है निलंबन। क्या नाम दिया जाता है? निलंबन नाम दिया जाता है। तो आप देखिएगा, अगर आपसे पूछे कोई निलंबन क्या है तो आप निलंबन बता सकते हैं आसानी से कि निलंबन क्या है। आपसे कोई पूछे कोलाइड किसे कहते हैं तो कोलाइड की परिभाषा भी आप बता सकते हैं। विलयन पूछे तो विलयन की परिभाषा भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं। आई होप आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कहीं पर कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। अब हम आगे की बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि हमको ये जो निलंबन की प्रक्रिया है इसको नहीं पढ़ना है। निलंबन की प्रक्रिया को नहीं पढ़ना है। अब बात आती है कि निलंबन की प्रक्रिया को क्यों नहीं पढ़ना है। तो मैं बता दूं आपके लिए कि जो निलंबन की प्रक्रिया है बच्चों ये अस्थायी होती है। निलंबन की जो प्रक्रिया है वो अस्थायी होती है, ये अधिक देर तक नहीं टिकती। आपने देखा होगा कि जब हम लोग, अब मान लेते हैं एक आप गिलास लीजिएगा, आपने एक गिलास लिया और उस गिलास में आपने क्या किया, पानी लिया, मैंने इसमें पानी को भर लिया और उसके बाद आपने इसमें मिट्टी डाल दी। आपने इसमें मिट्टी डाल दी। मैं यहां पर मिट्टी के कणों को भी डाल देता हूं। ये मिट्टी है और उसके नीचे जल है। तो पहले तो ये मिट्टी उस जल में घुल जाएगी। पानी और जो मिट्टी है वो एक दूसरे से संपर्क बनाएंगे और एक दूसरे को आपस में समाहित कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे और एक घोल बना लेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद बच्चों, कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद साथियों क्या होगा, ये जो मिट्टी है ये तली में बैठ जाएगी। ये जो मिट्टी है कुछ समय के पश्चात ये मिट्टी तली में बैठ जाएगी और जल स्पष्ट रूप से आपको अलग दिखेगा। जल स्पष्ट रूप से आपको अलग दिखेगा। तो साथियों आपने देखा मैंने क्या बोला था कि जो निलंबन की जो अवस्था है ये अस्थायी होती है। मिट्टी को घोला, मिट्टी घुली, उसके बाद मिट्टी पहले तो आपस में घोल बना लेगी, वहां पर तो निलंबन है, मिट्टी घुल गई, निलंबन हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद मिट्टी तली में बैठ जाएगी, जल अलग आपको दिखने लगेगा, अर्थात निलंबन खत्म। इसीलिए मैंने बोला कि निलंबन को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि निलंबन की प्रक्रिया अधिक देर तक नहीं टिकती है, यह अस्थायी होती है। मिट्टी ही क्यों, आप रेत को ले लीजिए, रेत को आप जल में मिलाइए, कुछ समय के बाद पहले तो रेत चक्कर काटेगी पानी में, उसके बाद रेत तुरंत नीचे बैठ जाएगी और जल आपको अलग दिखने लगेगा, निलंबन की प्रक्रिया खत्म। ये टिकाऊ नहीं होती। हमको किसको पढ़ना है, हमको बच्चों पढ़ना है इस कोलाइड को। ये कोलाइड मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि ये 90% हिस्सा है अपने इस सरफेस केमिस्ट्री यूनिट का।
आगे की बात सुनिए। ये जो बिलियन है बच्चों, मैंने बताया इस बिलियन में 2 घटक हुआ करते हैं। 2 घटक होते हैं इस बिलियन में, एक विलेय और दूसरा घटक विलायक। ध्यान रखना साथियों, बिलियन में 2 घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। जिसकी मात्रा कम है साथियों, जिसकी मात्रा कम है, मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, जिसकी मात्रा कम है वो विलेय कहलाता है और जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक कहलाता है। जिसकी मात्रा कम वो विलेय कहलाएगा, जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक कहलाएगा। और जब हम लोग विलेय को विलायक में घोल देते हैं, जब विलेय को किस में घोलते हैं बच्चों? विलायक में घोलते हैं। विलेय को विलायक में घोलने के बाद मैंने आपको बताया था विलयन की प्रकृति कैसी होती है, तो समांगी होती है। ये बात मैंने आपके लिए बताई थी। तो जब विलेय को विलायक में घोलने पर हमको जो समांगी अवस्था प्राप्त होती है वह समांगी अवस्था विलयन कहलाती है। इसको हम लोग यूनिट सेकेंड में पढ़ भी चुके। विलेय को विलायक में मिलाने पर जो अवस्था प्राप्त होती है, अवस्था कैसी? समांगी अवस्था। उस अवस्था को हम लोग विलयन कहते हैं। अब बात आती है कोलाइड की। तो कोलाइड में भी यही 2 अवस्थाएं होती हैं, विलेय भी होता है और विलायक भी होता है। अब पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पॉइंट बताने वाला हूं ये पूरी इस यूनिट में चलने वाला है। अगर आप भूल गए तो फिर आपके लिए कठिनाई होगी। कोलाइड में भी विलेय और विलायक होते हैं, लेकिन किस रूप में होते हैं वो आपको ध्यान रखना। कोलाइड में मैं फिर आपको बता रहा हूं, कोलाइड में भी विलेय होते हैं और विलायक होते हैं। विलेय होते हैं और विलायक होते हैं, लेकिन कोलाइड में जो विलेय होता है उसको विलेय नहीं बोलते, उसको बोला जाता है परिक्षेपण प्रवस्था। परिक्षेपण प्रवस्था, ध्यान रखना आपके लिए। कोलाइड में जो विलेय पदार्थ है वो परिक्षेपण प्रवस्था है, और जो विलायक है उसको बोला जाता है परिक्षेपण माध्यम। उसको बोला जाता है परिक्षेपण माध्यम। क्लियर हो गई बात? तो अगर आपसे पूछा जाए परिक्षेपण माध्यम क्या है, तो आप कहेंगे परिक्षेपण माध्यम कोलाइड का विलायक है। परिक्षेपण प्रवस्था क्या, या इसको परिक्षेपण प्रवस्था को परिक्षिप्त प्रवस्था भी कहते हैं। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, मैं इसको यहां पर हटा करके इसका नाम चेंज भी किए देता हूं, परिक्षिप्त प्रवस्था। अगर आपसे पूछे परिक्षिप्त प्रवस्था क्या है, तो आप बताएंगे परिक्षिप्त प्रवस्था कोलाइड में विलेय है। क्लियर हो गई बात? कोलाइड में परिक्षिप्त प्रवस्था होती है, परिक्षेपण माध्यम होता है। परिक्षिप्त प्रवस्था किस रूप में? विलेय के रूप में। परिक्षेपण माध्यम किस रूप में? विलायक के रूप में। अब परिभाषा एक और हम निकाल लेंगे कोलाइड की। कैसे? देखिएगा, जब विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो जो समांगी अवस्था प्राप्त होती है उसको विलयन कहते हैं, और परिक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर अब समांगी अवस्था प्राप्त नहीं होगी। मैंने अभी दूध, क्रीम, रक्त का एग्जाम्पल दे करके बोला था कि ये विषमांगी अवस्था। तो जब परिक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है तो जो विषमांगी अवस्था प्राप्त होती है उस विषमांगी अवस्था को नाम दिया जाता है कोलाइड। आई होप आप सभी को यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो परिक्षिप्त प्रवस्था, अब हम लोग ध्यान रखना, हम लोग विलयन को यूनिट सेकेंड में पढ़ करके आए हैं, इसलिए अब विलयन को यहां पर स्टडी नहीं करना। निलंबन अस्थायी प्रक्रिया है, अधिक समय तक नहीं रुकता है, इसीलिए निलंबन को भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब जो हमारी यूनिट आगे बढ़ेगी
वो कोलाइड की बढ़ेगी। तो साथियों, कोलाइड के बारे में जो मैंने पॉइंट बताया उस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यह विषमांगी अवस्था है, इसमें विलेय के रूप में परिक्षिप्त प्रवस्था है और विलायक के रूप में परिक्षेपण माध्यम है। अब हम लोग जब जब आगे कोलाइड की बात करेंगे तो विलेय विलायक नहीं बोलेंगे, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम बोलेंगे। तो हम लोग इसको छोड़ देंगे क्योंकि इस यूनिट सेकेंड में खत्म हो गया, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये टिकाऊ नहीं है, ये अधिक देर तक रुका नहीं रहेगा, ये अस्थायी है। अब हम लोग कोलाइड को आगे बढ़ाएंगे। डेफिनेशन में बता चुका हूं, मैं इसके वर्गीकरण की बात बताऊंगा। तो साथियों, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पर नोट कर लें, मैं कोलाइड के वर्गीकरण की बात करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग कोलाइड को जान चुके हैं, कोलाइड के वर्गीकरण की बात करेंगे बच्चों। तो कोलाइड के वर्गीकरण को कई तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, कई आधार हैं कोलाइड के वर्गीकरण के, लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहले जो मैं मुख्य आधार आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, वह परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। ध्यान रखना, अभी हम लोग जो कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, वह कोलाइड का वर्गीकरण किस आधार पर होगा, सबसे पहले उसको आप देख लीजिएगा। हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। आप सबको पता है परिक्षिप्त प्रवस्था, ये जो मैंने शब्द बोला मैं बता चुका हूं पहले से ही। परिक्षिप्त प्रवस्था का मतलब बच्चों विलेय पदार्थ, परिक्षिप्त प्रवस्था का मतलब विलेय पदार्थ और परिक्षेपण माध्यम का बच्चों मतलब हुआ विलायक। आप सब लोग इसको जानते हैं, अभी मैं आपके लिए इसको बता चुका था, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। परिक्षिप्त प्रवस्था यानी विलेय और परिक्षेपण माध्यम यानी विलायक। अब ये विलेय पदार्थ मिलाया जाएगा, किस में मिलाया जाएगा, इस परिक्षेपण माध्यम में। परिक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाना है। हम लोग जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो इन दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ रहे हैं। अब ये जो विलेय है, ये जो परिक्षिप्त प्रवस्था है, ये किसी भी रूप में हो सकती है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसी तरीके से ये परिक्षेपण माध्यम भी किसी रूप में हो सकता है, ठोस, द्रव या गैस। बात समझ में आ गई? चलिए देखते हैं। अगर परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस है, ध्यान देना, अगर परिक्षिप्त प्रवस्था आपकी ठोस है तो इसको ठोस में मिलाया जा सकता है, इसको द्रव में मिलाया जा सकता है, इसको गैस में मिलाया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? मैं यहां पर परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस लेता हूं, इस ठोस को चाहे ठोस में मिलाइए, चाहे द्रव में मिलाइए, चाहे गैस में मिलाइए। यहां तक सारी बातें क्लियर? आगे की बात देखिएगा। उसी प्रकार से अगर मान लेता हूं हमारे पास परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव है, परिक्षिप्त प्रवस्था हमारे पास द्रव है, तो उसको भी ठोस में मिलाया जा सकता है, द्रव में मिलाया जा सकता है, गैस में मिलाया जा सकता है। उसी तरीके से मान लेता हूं हमारे पास परिक्षिप्त प्रवस्था अगर गैस है तो हम लोग उसकी बात बाद में करेंगे। अभी केवल मैं दो अवस्थाओं को लेकर के बात कर रहा हूं। परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस के रूप में है, परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस के रूप में है, परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव के रूप में है। अब यहां से इस टेबल से प्रश्न पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा सुनिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ठोस ठोस यानी परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस है, परिक्षेपण माध्यम भी कैसा है? ठोस है। तो जो कोलाइड बनेगा वो कैसा बनेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आपके लिए रहने वाली है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से कॉपी पर नोट कर लेना। अगर परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ठोस रूप में है तो जो कोलाइड बनेगा बच्चों वो कोलाइड ठोस सॉल कहलाएगा। सॉल हम आगे चर्चा करेंगे, सॉल पर भी हम लोग वीडियो देखेंगे, सॉल पर भी मैं आपको काफी ज्यादा पॉइंट देने वाला हूं। तो परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम अगर दोनों ठोस हैं तो ठोस सॉल बनता। किस प्रकार का कोलाइड? ठोस सॉल बनता। और ठोस सॉल का जो एग्जाम्पल है वो रंगीन कांच और रत्न।
जो कलर्ड कांच है, आप ग्लास है, और जो रत्न है, आभूषण है, वो सब आपके ठोस सॉल के एग्जाम्पल हैं। और कब बनेंगे? जब आप ठोस को ठोस में मिलाएंगे, यानी परिक्षेप प्रवस्था भी आपकी ठोस होनी चाहिए और परिक्षेपण माध्यम भी आपका ठोस होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। अगर परिक्षिप्त प्रवस्था आपकी ठोस ही है लेकिन उसको मिलाया गया है द्रव में, किस में मिलाया गया है? द्रव में मिलाया गया, यानी परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम अगर आपका द्रव हुआ तो जो कोलाइड बनता है वो कोलाइड कौन सा होता है बच्चों? वो कोलाइड सॉल कहलाता है। ठोस को द्रव में मिलाने पर बनने वाला कोलाइड है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ठोस को द्रव में मिलाने पर बनने वाला कोलाइड सॉल कहलाता है। और सॉल का जो एग्जाम्पल है वो पेंट है और कोशिका तरल है। क्लियर है इतनी बात? अगर परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस ही रहे और उसको मिलाया जाए गैस के साथ, उसको मिलाया जाए गैस के साथ, तो ठोस को गैस के साथ मिलाने पर किस प्रकार के कोलाइड का निर्माण होता है? तो कोलाइड आपका बनेगा बच्चों एरोसॉल। और एरोसॉल का जो एग्जाम्पल है वो धूल और धुआं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है आप लोगों के लिए, आप ध्यान रखना। अब परिक्षिप्त प्रवस्था में बदल देता हूं, मैं परिक्षिप्त प्रवस्था के रूप में अब की द्रव यूज करता हूं। अब ये माध्यम किसी रूप में हो सकता है, मान लेता हूं ये द्रव को मैं ठोस में मिलाता हूं, तो परिक्षिप्त प्रवस्था अगर द्रव है उसको ठोस परिक्षेपण माध्यम में मिलाएंगे तो जो कोलाइड बनेगा उसको जेल बोला जाएगा उसको जेल बोला जाएगा। और इसका जो उदाहरण है बच्चों में पनीर और जेली है, पनीर और जेली। अगर परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव ही रहे और परिक्षेपण माध्यम के रूप में भी द्रव लिया जाए तब कौन से कोलाइड का निर्माण होगा? तब कोलाइड बनता है पायस। ये पायस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक छोटी सी बात बता दूं, आप हाथ में छोटा आप तेल लीजिए सरसों का और उसमें आप पानी को मिलाइए और फिर हाथ को रगड़िए तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, व्हाइट कलर का अवक्षेप आपके लिए मिलेगा, वह अवक्षेप पायस कहलाता है। आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो अगर परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव है उसको परिक्षेपण माध्यम द्रव में ही मिलाया जाए तो कोलाइड जो बनेगा उसको पायस कहेंगे। और पायस का एग्जाम्पल है बालों की जो क्रीम आती है वो पायस का एग्जाम्पल है। अगर परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव ही रहे बच्चों लेकिन उसको परिक्षेपण माध्यम गैस में मिला दिया जाए तब जो कोलाइड बनेगा उसको एरोसॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको एरोसॉल बोलेंगे। और एरोसॉल का जो एग्जाम्पल है वो कोहरा है। अगर पेपर में प्रश्न बने कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइड है तो कोहरा एरोसॉल है। धूल या धुआं किस प्रकार का कोलाइड है तो धूल और धुआं एरोसॉल का एग्जाम्पल है। आई होप आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं परिक्षिप्त प्रवस्था के रूप में गैस को लूंगा और फिर गैस को फिर मैं इनमें मिलाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा किस किस प्रकार का कोलाइड बन सकता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी प्रकार से बच्चों अब हम लोग बात करेंगे अगर परिक्षिप्त प्रवस्था हमारी गैस रूप में हो तो। अगर परिक्षिप्त प्रवस्था गैस रूप में है और उसको परिक्षेपण माध्यम ठोस में अगर आपने मिलाया तो कोलाइड जो आपके लिए प्राप्त होगा वह कोलाइड ठोस सॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठोस सॉल कहलाएगा। और इसके एग्जाम्पल के रूप में ये प्यूमिस पत्थर, एक विशेष प्रकार का पत्थर है, मैं इसके बारे में डिटेल आपको बाद में दूंगा। प्यूमिस पत्थर इसका एग्जाम्पल है। अगर परिक्षिप्त प्रवस्था गैस ही रहे और उसको परिक्षेपण माध्यम द्रव में मिलाया जाए, परिक्षिप्त प्रवस्था गैस और उसको परिक्षेपण माध्यम द्रव में मिलाया जाए बच्चों, तो जो हमको कोलाइड प्राप्त होगा उस कोलाइड को हम लोग फोम बोला करते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फोम बोलते हैं। फोम कई बार पूछा गया है। फोम का निर्माण कैसे होता है? तो जब परिक्षिप्त प्रवस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो जब कोलाइड हम इनको मिलाएंगे तो जो कोलाइड बनता है उस कोलाइड को फोम कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल बच्चों झाग और फेम है।
झाग और फेन, सॉरी, झाग और फेन। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हो तो मैं आगे की बात करूं। साथियों अब मैं बात करूंगा गैस को गैस में मिलाने पर। गैस को गैस में मिलाने पर किसी भी प्रकार के कोलाइड का निर्माण नहीं होगा। परिक्षेप प्रवस्था गैस, परिक्षेपण माध्यम गैस, अगर आप इनको मिलाते हैं तो किसी भी प्रकार के कोलाइड का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं उसके पीछे आपको कारण बताता हूं। उसके पीछे का कारण यह है कि हमको पता है कि कोलाइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है बच्चों। कोलाइड की जो प्रकृति होती है वो विषमांगी होती है। कैसी प्रकृति होती है कोलाइड की? विषमांगी होती है। और जब गैस को गैस से मिलाएंगे, जब गैस को गैस से मिला देंगे तो जो अपने को अवस्था प्राप्त होगी वह समांगी प्राप्त होगी। पॉइंट ध्यान रखना, गैस को गैस से मिला देंगे तो अवस्था कौन सी प्राप्त होगी? समांगी प्राप्त होगी। और समांगी अवस्था में जिसको हम लोग यूज करते हैं तो समांगी अवस्था में आता है विलेय। क्या आता है? विलेय आता है। तो ध्यान रखना, गैस को गैस में मिलाने पर यानी परिक्षेप प्रवस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम गैस, अगर ये दोनों हैं तब दोनों को मिलाने पर समांगी अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए यहां पर आपको कोलाइड का निर्माण नहीं होगा, कोलाइड यहां पर आपके लिए प्राप्त नहीं होगा। अब कुल कितने प्रकार के कोलाइड बना सकते हैं आपको मैंने बताया। 3 प्रकार के तो ठोस से बनाएंगे, 3 प्रकार के तो हम लोग द्रव से बनाएंगे, 6 हो गए। लेकिन गैस में हम लोगों ने केवल 2 ही प्रकार लिए, तीसरा प्रकार नहीं लिया। तो 3 3 6, 6 और 2 8, कुल मिलाकर के 8 प्रकार से हम लोग कोलाइड बना सकते हैं। तो ये जो मैंने आपके लिए टेबल बताई, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इस टेबल से कुछ ना कुछ एग्जाम में मिलेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी लोगों से आग्रह है कि कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई हों तो तुरंत कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। अगर किसी का कोई प्रश्न भी है तब भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्द ही इसके आगे की वीडियोस को कंटिन्यू करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।